remember that ki in today's class what I am sharing, yeah, what I'm going to discuss with you, it means that ki uh, yesterday and yesterday before a day I had gone with what is research, types of research. Then it will go with a series कि research का क्या क्या है. तो research का उसका मीनिंग, उसका टाइप्स, उसका स्कोप और उसका सिग्निफिकेंस. आज हम लोग जो बात करेंगे कुछ पॉइंट्स को लेकर के बात करेंगे कि रिसर्च का इंट्रोडक्शन है, उसका ऑब्जेक्टिव्स है, मीनिंग ऑफ रिसर्च है, डिफिनीशन ऑफ रिसर्च है, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रिसर्च है, टाइप्स ऑफ रिसर्च है, मेथोडोलॉजी रिसर्च है, फार्मूलेशन रिसर्च है, रिसर्च डिजाइन है, कॉन्सेप्ट ऑफ हाइपोथेसिस समरी, ये सब चीजें लेकिन ये पूरे बुकलेट में कवर किया गया. आज हम कुछ ही चीजों को लेकर के बात करेंगे जिसमें इंट्रोडक्शन का पार्ट है. इसमें एक चीज कहा जा रहा है कि रिसर्च है क्या. पहले तो मैंने पहले ही बताया था कि रिसर्च इज व्हाट. रिसर्च इज अल्टीमेटली इन्वेस्टिगेशन इनटू क्या, किसी भी चीज की खोज करना, उसकी तलाश करना, लेकिन उस खोज या तलाश में क्या करना, टू ऐड सम न्यू नॉलेज. एंड वी ऐड सम न्यू नॉलेज ओनली इन दैट सिचुएशन व्हेन देयर इज अ रिसर्च गैप. व्हेन देयर इज अ रिसर्च गैप. So here is what ki research is an activity that leads us to find new facts. रिसर्च एक ऐसी एक्टिविटी है जिसपे हम क्या करते हैं, कुछ नए फैक्ट्स की तलाश करते हैं. नंबर वन, टू फाइंड सम न्यू फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन असिस्टिंग अस इन वेरीफाइंग द अवेलेबल नॉलेज. और वो जो नया फैक्ट होता है, रिसर्च का मतलब क्या हो गया, रिसर्च एक एक्टिविटी हो गई. वो एक्टिविटी इन्वेस्टिगेशन के रूप में हो सकती है, वो एक्टिविटी जो है आस्किंग क्वेश्चंस के रूप में हो सकती है, वो एक्टिविटी पहले से कोई प्रॉब्लम्स हो, उस प्रॉब्लम्स को हम सॉल्व करने के लिए जो भी प्रयास कर रहे हैं वही हमारा रिसर्च का स्टेप होता है. तो रिसर्च में उन्होंने क्या कहा कि फाइंडिंग न्यू फैक्ट्स, इंफॉर्मेशन, और ये क्या होता है, असिस्टिंग अस इन वेरीफाइंग द अवेलेबल नॉलेज. दूसरा चीज उन्होंने क्या कहा, वेरीफाइंग द अवेलेबल नॉलेज. अवेलेबल नॉलेज क्या है, रिव्यू ऑफ लिटरेचर है. द नॉलेज विच इज अवेलेबल ऑलरेडी आर द एग्जिस्टिंग नॉलेज विच इज ऑलरेडी अवेलेबल विच हैज बीन डन बाय प्रीवियस रिसर्चर. जो नॉलेज पहले से अवेलेबल है वह किसका रिसर्च है, वह प्रीवियस रिसर्चर का है. आपका क्या काम करना है, बीइंग अ रिसर्चर यू हैव टू ऐड सम न्यू पॉइंट्स. मैंने कई बार कहा था कि विलियम शेक्सपियर पे बहुत सारे रिसर्च हो चुके हैं. जो भी रिसर्च हो चुका है वह अवेलेबल नॉलेज है. उसमें अगर कोई नया चीज जोड़ा जा रहा है तो वह क्या हो गया, नया रिसर्च हो गया. तो एडिंग सम न्यू थिंग या फाइंडिंग सम न्यू फैक्ट्स, न्यू इंफॉर्मेशन, और जो क्या करता है, असिस्ट करता है इन वेरीफाई द अवेलेबल नॉलेज एंड इन मेकिंग अस क्वेश्चन थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज पर एग्जिस्टिंग डेटा. एंड समटाइम्स देर आर सम क्वेश्चंस which we have to solve, which we have to solve. And those questions seems difficult. Those questions we have to find out the answer of those questions in the light of what, in the light of theoretical approach and scientific approach, in the light of, you can say, based of based an idea, the systematic study. Yes, sometimes we ultimately try to find out the answer verifying some data. तो उन्होंने कहा कि एंड इन मेकिंग अ क्वेश्चन थिंग्स दैट आर डिफिकल्ट टू अंडरस्टैंड एज पर एग्जिस्टिंग डेटा. To be successful manager, it is important for you to know how to go about making the right decision by being knowledgeable, by being knowledgeable about the various steps involved in finding solution to problem issues. देखिए रिसर्च के लिए उन्होंने एक आपको एग्जाम्पल बताया. व्हाट आपको एग्जाम्पल बताया, इफ यू आर अ मैनेजर ऑफ अ कंपनी, तो बीइंग अ मैनेजर जो आपका असिस्टेंट होगा वो आपके पास क्या लेकर के आएगा,
he will come with some problems, he will come with some problems. बिकॉज अगर आपको मैनेजर बनाया गया तो इसलिए बनाया गया कि आप सारे प्रॉब्लम्स का सॉल्यूशन आपके पास है, लेकिन सारे प्रॉब्लम का सॉल्यूशन होने का मतलब ये नहीं है कि यू हैव द वाइड नॉलेज या यू हैव एनी मैजिकल स्टिक या यू हैव एनी अलाउद्दीन का चिराग और आप उसका यूज करेंगे एंड प्रॉब्लम विल बी रिजॉल्व। नो, नॉट एट ऑल। बीइंग अ मैनेजर आपको ये चीज है कि यू हैव टू हियर द प्रॉब्लम्स ऑफ each and everyone who is working with you, yeah, who is working under your supervision. You have to guide them, you have to instruct them, you have to tell them कि you have to do this work this way, and this way is the way by which you will be able to solve the problem. आज क्या होता है, चाहे जैसे मैं बताऊं या कोई भी, अगर आप किसी प्रॉब्लम को लेकर के अपने बॉस के पास जाइए तो बॉस ये कहते हैं कि आई नो द प्रॉब्लम, टेल मी द सॉल्यूशन, डोंट कम विथ प्रॉब्लम, दिस इज द क्वेश्चन ऑलवेज। चाहे वो बॉस आपके प्रिंसिपल के रूप में हो, चाहे वो बॉस आपके कंपनी के मैनेजर के रूप में हो, एचओडी हो, इफ यू गो विद एनी क्वेश्चन मोस्ट प्रोबेबली आई फाउंड द बॉस सेज आई नो द प्रॉब्लम, टेल मी द सॉल्यूशन। वो सॉल्यूशन अपने असिस्टेंट से ही मांगने लगते हैं। अगर असिस्टेंट सॉल्यूशन बताने लगेगा तो व्हाई आर यू बॉस? Boss does not mean that you are here only to rule. You are here only to be boss. Boss का मतलब कि समथिंग पावरफुल। बॉस का मतलब ये होता है कि समथिंग जिसको ज्यादा नॉलेज हो, जो पोस्ट में ज्यादा सैलरी गेन कर रहा हो, जिसको एक काफी एक्सपीरियंस हो। तो कम एक्सपीरियंस वाला अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए किसके पास जाता है? बड़े एक्सपीरियंस वाले के पास जाता है। लेकिन अगर जो बड़ा एक्सपीरियंस बॉस ये कहे कि मैं तो प्रॉब्लम जानता हूँ, तुम मुझे सॉल्यूशन बताओ, कम वाले से, तो ये चीजें रिसर्च की क्वालिटी, इसका मतलब ना तो आप में है ना तो हमारे में। अगर हम जब रिसर्चर होते हैं तो अपनी प्रॉब्लम लेके अपने गाइड के पास जाते हैं। गाइड हमारे क्या कहते हैं? गाइड हमारे बताते हैं ऐसा लिखो, इसमें जो तुमने ये लिखा है इसको ये गलत है, इसको यहाँ से इस पैसेज को हटाओ, ये रेफरेंस का तरीका है, ये गलत है। बिकॉज गाइड हैज ultimately so many people have done their research under the guidance of that guide, सो उनको पता है कि कैसे क्या करना है। व्हाट आई वांट टू से कि वेन एवर वी डू एनी रिसर्च, तो उस रिसर्च के लिए हमें क्या होना चाहिए? सबसे पहले हमें नॉलेजेबल होना चाहिए, हमें नॉलेजेबल होना चाहिए। नॉलेजेबल के साथ साथ हमें क्या होना चाहिए? वी हैव टू डेवलप द आर्ट टू टेक द राइट डिसीजन। Second important point, what we have to do, we have not to be ashamed. We have not to be ashamed to discuss any issue. हमें कोई भी इशू को डिस्कस करने में अशेम नहीं करना चाहिए। That is very important. So being a researcher, there are certain points which you have to go. अगर आपको एक अच्छा रिसर्चर बनना है, या जैसा आप लोग कहते हैं कि इट्स इन योर सिलेबस, so what you have to develop? You have to develop first, you have to develop what? You have to be very passionate that you are a researcher, you are doing to do research in this area. You have to be very passionate. विद पैशन यू हैव टू शो पेशेंस। दोनों चीजें आपके अंदर होना चाहिए, पैशन भी होना चाहिए और पेशेंस भी होना चाहिए। रिसर्च इज नॉट अ गेम दैट विल बी डन विद इन अ नाइट या इन अ डे या इन अ नाइट। इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। स्पेंड 2 hour, 1 hour, half an hour, whatever the time you have, whatever the time, but you have to spend per day. Per day you have to spend half hour, 1 hour, 2 hour per day you have to spend. Then you will be able gradually, then you will be able slowly or gradually you will be able to develop the art of the research. Try to understand. Second important point, when you develop this particular art, passion, patience, wide knowledge, and you have to show that you are able to take the right decision, and you are a researcher is a leader. Remember that my point. A researcher is a leader. A researcher has to manage his or her team.
इफ यू आर अ रिसर्चर यानी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, अगर आप मुख्य रिसर्चर हैं तो हो सकता है कि आपके अंडर में 4-5 आपके असिस्टेंट हो। तो बीइंग अ असिस्टेंट, जो आपके आपके जो असिस्टेंट है, दे विल ओनली असिस्ट यू, but you have to take the decision, you have to direct them, you have to instruct them, you have to guide them, you have to tell them। तो आपके अंदर क्या होना चाहिए? आपके अंदर पैशन होना चाहिए, पेशेंस होना चाहिए, इंटरेस्ट होना चाहिए, वाइड नॉलेज होना चाहिए, राइट टाइम पर राइट डिसीजन लेने की क्षमता होनी चाहिए, एक अच्छी लीडरशिप होनी चाहिए, और साथ ही साथ एक सबसे महत्वपूर्ण बात जो आपके अंदर रिसर्च का होना चाहिए, वह क्या चीज होना चाहिए? वह ये होना चाहिए कि यू आर इंटरेस्टेड टू डू रिसर्च। आप में इंटरेस्ट है रिसर्च करने का। पता चले कि आपको ऐसा ना लगे कि किसी ने आपको थोप दिया है। रिसर्च इज व्हाट? रिसर्च कांट बी कंप्लीटेड विद हाफ हार्टेड माइंड। हाफ हार्टेड माइंड, आधे अधूरे मन से कभी रिसर्च नहीं होता है। यू कांट इम्पोज रिसर्च टू डू रिसर्च। आपको रिसर्च के लिए अपनी टीम को सिलेक्ट करना पड़ता है। यू नीड सम गुड सोल्जर, सम सोल्जर हियर मीन्स रिसर्चर्स, दे आर विद यू, उनका सोच, उनका आइडियोलॉजी समान हो, एक दिशा में काम करने वाले हो। तो दैट इज वेरी सिग्निफिकेंट। आवाज नहीं जा रही है? सुमन इज राइटिंग की आवाज नहीं जा रही है? कैन एनीवन No, टेल sir. मी? Voice is clear. ओके ओके। तो यहां तक मेरी सारी बातें क्लियर आपको हो गई कि व्हाट आई वांट टू से, कि आपको अगर एक रिसर्च करना है या रिसर्च के फील्ड में अगर आपको आना है, तो किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है? किन किन पॉइंट्स को आपको ध्यान में रखना है? ये सब चीजें कि यू हैव टू बी पैशनेट, you have to show patience, you have to work as a team leader, you have to take the right decision, and second important point कि you have to present yourself that there are issues, there are problems, there are questions, but those problems, those questions, those issues can be resolved being a team leader। यही उन्होंने कहा कि अगर आपको किसी कंपनी का बॉस बना दिया जाए, तो आप सारा चीज सोचते आपका असिस्टेंट करके लाया। असिस्टेंट कितना? बाय बीइंग अ बॉस, आप वो आपको असिस्ट करेगा ना। असिस्टेंट मींस ही विल असिस्ट यू, बट बीइंग अ बॉस you have to maintain, या you have to study, you have to gain wide knowledge। सेकेंड चीज उन्होंने बताया, क्या बताया? कि जिसके जो वेरियस स्टेप्स होते हैं, प्रॉब्लम्स, उन सब चीजों से आपको वाकिफ होना चाहिए। अब उसके बाद उन्होंने बताया कि रिसर्च का क्या क्या और चीज हो सकता है। पहला पॉइंट है, रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी। ये मैंने आपको अभी तुरंत बताया कि रिसर्च कांट बी डन if you make a target that you will be able to write your thesis within 15 days, you will be able to write your thesis within 6 months, it means that you are not familiar with the art of writing thesis, you don't have any goal, you only believe to cut and paste copying, and the problem of the plagiarism will come, so many issues will come before you। तो चीटा चाटी और नकल करना ये सब बहुत सिंपल है, वो सब दूसरा गेम है। लेकिन आपको उसके लिए क्या होना चाहिए? पहले तो आर्ट यही डेवलप करना है कि रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी इन मेजॉरिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। इन एनी डिसिप्लिन और इन एनी प्रोफेशन, इफ यू आर गोइंग टू डू रिसर्च, ऑलवेज बिलीव दैट इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। इसीलिए जब कभी प्रोजेक्ट के लिए आप अप्लाई करेंगे आईसीएसआर के लिए, या जो है अगर आप प्रोजेक्ट के लिए अप्लाई करते हैं कहीं दूसरी जगह पर, जो उत्तर प्रदेश हायर एजुकेशन है या गवर्नमेंट है, वो भी मेजर और माइनर प्रोजेक्ट का देती है, तो आपको वो क्या करती है? 2 साल का समय देती है। ये नहीं कहती कि अगले महीने आप कंप्लीट करके दे दीजिए। 2 साल का। जब आप बीए फर्स्ट ईयर करते हैं तो बीए फर्स्ट ईयर के सिलेबस को भी कंप्लीट करने में साल भर का समय होता है। ये भी ऐसी एक रिसर्च है जिसपे आपको ये होता है, उस टॉपिक पर या उस पर आपको वाइड नॉलेज होने जा रहा है और आप दुनिया के सामने कुछ नया लेकर के आ रहे हैं। तो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सो आई जस्ट वांट टू से हियर कि एक आपको हमेशा ये ध्यान में रखना पड़ेगा कि रिसर्च इज व्हाट? इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। रिसर्च इज अ कंटिन्यूअस एक्टिविटी इन मेजॉरिटी ऑफ डिसिप्लिन एंड प्रोफेशन। दूसरा पॉइंट क्या है?
It is helpful in critical assessment of the way we work, execute policies and give instructions in our profession. अगर आप एक अच्छे रिसर्चर हैं या रिसर्च कर लेते हैं, तो उससे आपको और दूसरा क्या फ़ायदा मिलता है? रिसर्च के गुड एस्पेक्ट, बैड एस्पेक्ट वो सब रिज़ल्ट आपको माइंड में ध्यान में रख कर के चलना चाहिए। दूसरा क्या आपको फ़ायदा मिलेगा? आप अगर एक रिसर्चर हैं तो आपके अंदर क्रिटिकल असेसमेंट करने की क्षमता बिल्डअप होगी या यू हैव टू बिल्ड अप दैट पार्टिकुलर कैपेसिटी दैट पार्टिकुलर आर्ट यू हैव टू बिल्ड अप एंड व्हाट इज दैट कि क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ एनी वर्क क्रिटिकल एनालिसिस ऑफ एनी वर्क और उसमें क्या है ऑब्जर्वेशन है एनालिसिस है इंटरप्रिटेशन है गेटिंग मीनिंग है और प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट आपको डेवलप करना पड़ेगा प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पिरिट यू हैव टू डेवलप और इसके अलावा जब आपका रिसर्च हो जाता है किसी चीज पर तो वो उसका कोलाबोरेशन होता है किससे कोलाबोरेशन होता है उसका कोलाबोरेशन होता है फैक्ट्री से उसका कोलाबोरेशन होता है इंडस्ट्री से उसका कोलाबोरेशन होता है एनजीओ से उसका कोलाबोरेशन होता है गवर्नमेंट का प्लानिंग से अब जैसे अगर आज के समय इफ आई आस्क आपने मूवी देखा होगा मुन्ना भाई एमबीबीएस मुन्ना भाई एमबीबीएस एक रिसर्च बेस्ड मूवी है क्यों वो रिसर्च बेस्ड मूवी है उसमें उन्होंने ये बताया कि जो इलाज करने का तरीका डॉक्टरों ने डेवलप किया है कि मरीज को बस देखे मरीज को सुने नहीं पूरी उनकी बात किसी मरीज को 1 मिनट दे रहे हैं किसी को 30 सेकंड दे रहे हैं किसी को 2 मिनट दे रहे हैं और तुरंत दवा लिखना शुरू कर देते हैं और उनका मेन मकसद यही होता है कि हम कितना ज्यादा कम से कम समय में कितने मरीज को हम टैकल कर ले और हम पैसा कमा लें लेकिन मुन्ना भाई एमबीबीएस जो था वो ये बताया कि रिसर्च अच्छा इलाज तभी होगा जब मेडिकल के साथ ह्यूमैनिटीज को भी जोड़ा जाए गांधी जी ने एक बड़ी बात अभी आई वॉज अटेंडिंग अ लेक्चर उनमें गांधी जी ने कहा था कि साइंस विदाउट ह्यूमैनिटी इज अ सिन विज्ञान बगैर मानवता या मानवतावादी सब्जेक्ट के पाप है अगर विज्ञान में मानवतावादी सब्जेक्ट को नहीं जोड़ा जाएगा या वैज्ञानिकों को मानवतावादी सोच नहीं डेवलप की जाएगी तो बहुत बड़ा पाप कर देंगे जो है जैसा दुनिया में आज तमाम हर कोने में दुनिया में पाप हो रहा है लड़ाई झगड़ा तमाम इस तरह की चीजों का यूज करके वो कोई भी ग्रुप हो कहीं का भी हो तो अब आप ये समझने की कोशिश करिए कि मुन्ना भाई एमबीबीएस जो मूवी है वो रिसर्च वो किसी ह्यूमैनिटीज का रिसर्च रहा है फिर उसको मूवी की शक्ल में दिया गया उसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि किसी का भी अगर आपको प्रॉब्लम कोई भी प्रॉब्लम है जो स्ट्रेस वाला है अगर उसको सॉल्व कर ज्यादातर बीमारी तो स्ट्रेस का परिणाम है उसमें कहता आप उनको झप्पी दो झप्पी का मतलब गले लगाओ उनके ऊपर प्यार की बारिश करो उनको जो है क्या करो कि अपना अपनेपन का एहसास होने दो उनको ये ना समझो कि ये मजदूर है झाड़ू वाला है या इस तरह से है जो पेशेंट है पेशेंट को आप ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पेशेंट इज नॉट अ रोबोट कि वो मशीन है या उसके अंदर इमोशंस नहीं है नहीं पेशेंट जो है वो एक लिविंग बीइंग है ही हैज हार्ट शी हैज हार्ट इमोशंस है फीलिंग्स है जज्बात है तो अगर उसको ये कहा जाएगा तुम्हें कुछ नहीं हुआ है तुम ठीक हो जाओगे तुम्हारी ख्वाहिशें क्या है वो सब चीजें तो वो सब चीजें वो उसमें दिखाया गया और वो होता भी है वो होता भी है तो जो हमारी इलाज का जो सिस्टम है उस पर अटैक किया गया एक नया रिसर्च लाया गया कि इलाज का ये सब चीजें या तरीका बिल्कुल पुराना है या इसमें नया ये चीज हो सकता है वो चीज आज के समय में क्या नए शब्द आ रहे हैं डिजिटल ह्यूमैनिटीज एक और शब्द आया है मेडिकल ह्यूमैनिटीज आने वाले समय में ये सब रिसर्च का फील्ड होगा रिसर्च इन मेडिकल ह्यूमैनिटीज का मतलब ये हुआ कि ऐसी मूवी ऐसी लिटरेचर जिसमें जो है थेरेपी का इलाज का जो है गुण या आप कह सकते हैं कि चीजें ह्यूमैनिटीज को जोड़ करके दिखाई जा रही हो या आपको याद होगा बहुत पहले एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन की और उनका क्या नाम है नाम मैं मिस कर रहा हूँ एक मूवी आई थी अमिताभ बच्चन जिसमें अमिताभ बच्चन डॉक्टर थे और जो दूसरे एक हीरो थे उनको कैंसर हो जाता है और वो लास्ट में मर जाते हैं और वो जो है मूवी मतलब वो मूवी केवल उसी बीमारी को लेकर के किया गया तो देर आर सो मेनी मूवीज आर लिटरेचर
which deals with a particular problem, which deals with a particular बीमारी, और उसमें उसके इलाज का कॉन्सेप्ट मेडिकल ह्यूमैनिटी से जोड़ करके दिखाया जा रहा है। ऐसे ही लिटरेचर का दूसरा प्लेटफॉर्म आ गया डिजिटल प्लेटफॉर्म। तो डिजिटल ह्यूमैनिटीज जो है, जो डिजिटल लिटरेचर है, हाउ इट इज गोइंग टू इन्फ्लुएंस आवर लाइफ, वो कैसे जो है कर रहा है। आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, डिसेबिलिटीज, ये सब नए उभरते हुए टॉपिक हैं। इन्वायरमेंटल क्राइसिस, इको क्रिटिसिज्म, वो भी कुछ हद तक चीजें हो गई हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि ऑलवेज ट्राई टू अंडरस्टैंड कि नया ट्रेंड्स और मूवमेंट्स क्या चल रहा। तो उन्होंने दूसरा क्या बताया, इट इज हेल्पफुल इन क्रिटिकल असेसमेंट ऑफ द वे वी वर्क, एग्जीक्यूट पॉलिसीज एंड गिव इंस्ट्रक्शंस इन आवर प्रोफेशन। बी, इफ यू आर अ गुड रिसर्चर, if you have the art to research, you will be able to implement or execute the particular result which you found। जब आप कोई रिसर्च करते हैं तो लास्ट में उसका एक रिजल्ट आता है, और उस रिजल्ट को अगर आपने ला दिया तो जमीन पर उतारना है। जमीन पर कौन उतारेगा? जो रिसर्चर ने रिसर्च किया हुआ है वही क्या करेगा, अपने सहयोगियों को बताएगा। अगर वो गवर्नमेंट प्लानिंग से रिसर्च है तो उसका रिसर्चर बताएगा, फिर उसको जो है क्या किया जाएगा, इम्प्लीमेंट किया जाएगा। जैसे अभी मैं आपको बताऊं कि जो 5 किलो राशन या जो भी राशन दिया जा रहा है, ये बाकायदा वेल रिसर्च किया गया कि इसमें से किस तबके के लोगों को, तबके का मतलब गरीब से यहाँ संबंधित है, हैव्स और हैव नॉट, जिसके पास है जिसके पास नहीं है, बाकायदा रिसर्च हुआ कि जिनके पास नहीं है उनका राशन कार्ड, इसीलिए सारे राशन कार्ड बदले गए। फिर उनको ये हुआ कि इतना उनको अनाज दिया जाएगा, ये तबका जो है क्या है, बहुत कमजोर है। तो गवर्नमेंट की एक बड़ी पॉलिसी है। ऐसे ही मकान तो है नहीं कि मकान बनाया गया सबको उठा के दे दिया गया, नो, उसका भी रिसर्च हुआ। उसके गवर्नमेंट की टीम है, उसने रिसर्च की, उसने बताया कि अगर आप इतने मकान बनाएंगे इतना खर्च होगा, और फिर इसके बाद जो है ये मकान इन इन श्रेणियों के लोगों को दिया जाएगा, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंटेशन उनसे लिया जाएगा, कैसे पता चलेगा वो गरीब है या नहीं है, ट्रांजेक्शन की पॉलिसी क्या हुई कि उसको जो है सारा चीज लोगों के अकाउंट में सीधे आए। मनरेगा कार्यक्रम, आरटीआई जो प्रोग्राम लॉन्च हुआ बहुत पहले, ये सब पहले रिसर्च होता है। या आपका जो है ये जो बना हम लोगों का आधार कार्ड बना, ये सब रिसर्च होता है कि अगर आप ये सब करते हैं तो कितना खर्च आएगा, उस खर्च को कैसे किया जाएगा, उसका रिजल्ट क्या आएगा, कैसे इम्प्लीमेंट किया जाएगा। ट्राई टू अंडरस्टैंड कि वो सब चीजें होती। दो कि ये जितना मैंने एग्जांपल दिया ये डेटा बेस्ड रिसर्च है, सर्वे बेस्ड रिसर्च है, डेटा एनालिसिस पर आधारित है। बट रिसर्च अगर आपको करना है तो आप उस पर जब इंटरेस्ट दिखाएंगे, आप पैशनेट होंगे, आपके अंदर इंटरेस्ट होगा, आपके अंदर पेशेंस होगा, आपके अंदर लर्निंग एबिलिटी आप डेवलप करेंगे, आपके अंदर टीम स्पिरिट अगर डेवलप होगा, आपको ये लगेगा कि आई हैव टू बी प्रिंसिपल इन्वेस्टिगेटर, आई हैव टू बी मेजर रिसर्चर, आई हैव टू लीड द टीम। तो आपको ये सारे चीजें आपको डेवलप करनी पड़ेगी कि यू आर अल्टीमेटली व्हाट, यू आर ओनली द बॉस। You will solve the problem, but you will not solve the problem individually. With the help of your team members, you will take the decision. You will be, because you are a leader, so you have, it is expected, yeah, it is said that a leader has what? A leader is only one who can lead the team, yeah, who has wide knowledge. तो ये सब चीजें आपको ध्यान में रखना है। फिर ये बताइए, इस समझ में सब चीजें आ रही हैं? थोड़ा सा मैं वाइड पढ़ा दे रहा हूँ आपको कि कुछ और चीजों को जोड़ करके, तो ऐसा तो नहीं कि सब चीजें क्लियर हो रही हैं? गिव मी क्विक रिस्पांस, सुमन, श्वेता, क्रिश। ओके, ठीक है। नेक्स्ट आपको जो ध्यान में रखना है वो चीज क्या ध्यान में रखना, नेक्स्ट यू हैव टू हियर जस्ट गो विद द पॉइंट, थर्ड पॉइंट की इट इज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस। जो भी रिसर्च होता है या सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है ऑफ प्रोसेस टू फाइंड बेटर वेज टू डू थिंग्स एंड टू रिड्यूस द एफर्ट बीइंग put into achieve an objective and identifying the validity of the target।
व्हाट डू यू सी हियर, व्हाट डू यू फाइंड हियर? इन्होंने ये कहा कि इट इज सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, यह एक सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होता है। व्हाट डू यू मीन बाय सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन? हमेशा जो रिसर्च होता है, फॉर रिसर्च यू नीड व्हाट, यू नीड अ प्लानिंग, वेल प्लान्ड रिसर्च, वेल, लोग कहते हैं ना कि इट्स अ वेल प्लान्ड रिसर्च। तो फर्स्ट यू हैव टू चार्ट आउट द प्लान कि यू आर गोइंग टू डू रिसर्च, तो आपको इस रिसर्च के लिए क्या क्या करना है। जो आप सिनॉप्सिस तैयार करते हैं वह आपकी प्लानिंग को ही बताता है कि आप अपने रिसर्च में क्या क्या करेंगे, क्या आपका रिसर्च का उद्देश्य है, उसका स्कोप ऑफ द स्टडी क्या है, उसका आउटकम क्या होगा। अभी रिसर्च करने से पहले आप अपने रिसर्च के बारे में क्या सोचे हैं, आपका अजम्पशन क्या है, ऑल दीज थिंग्स यू कम टू नो। तो सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन ऑफ प्रोसेस टू फाइंड बेटर वेज टू डू थिंग्स एंड टू रिड्यूस द एफर्ट बीइंग पुट टू अचीव एन ऑब्जेक्टिव, और आपको अपने ऑब्जेक्टिव में भी उसको प्राप्त करने में, उसको आइडेंटिफाई करने में, उसकी वैलिडिटी को टारगेट करने में हेल्पफुल होता है। इन फैक्ट रिसर्च इज अ सब कॉन्शियस एक्टिविटी, ये वर्ड बहुत अच्छा है और बहुत ही अप्रिसिएबल वर्ड है। रिसर्च आपका क्या सब कॉन्शियस एक्टिविटी है दैट वी आर इन्वॉल्व इन at all times, whether it is purchase of daily use articles, a car, an electronic good, or planning a holiday। बहुत अच्छी बात, बहुत अच्छी एग्जाम्पल में समझाया। रिसर्च क्या है? यह एक सब कॉन्शियस एक्टिविटी है। आप जब भी कोई छोटा सा छोटा काम करते हैं तो उसमें रिसर्च होता है। उसके मेथड अलग अलग हो सकते हैं, छोटा रिसर्च हो सकता है, बड़ा रिसर्च हो सकता है। उन्होंने कहा ये हमेशा आपके सब कॉन्शियस लेवल पे चलता है, अनकॉन्शियस नहीं होता, ना तो कॉन्शियस होता है, ऑलवेज सम कॉन्शियस, विचारों के रूप में वो रहता है। जैसे अगर आपने प्लान बनाया कि मेरा मोबाइल अब 4G वाला जो है ये आउट ऑफ यूज, अब इसका यूज नहीं, आई हैव टू परचेज सम न्यू मोबाइल 5G। अगर आप 5G नया मोबाइल लेने जाएंगे, अभी आपने लिया नहीं, अभी आपने खरीदा नहीं है, लेकिन आपके विचारों में ये चलने लगा कि यू नीड अ मोबाइल जो कि जो होगा क्या होगा, 5G सपोर्टिंग होगा। अब आप क्या करेंगे, सबसे पहले ये देखेंगे कि मार्केट में 5G कौन कौन सी कंपनियां मोबाइल प्रोवाइड करा रही हैं। फिर आप उसमें क्या देखेंगे, ये देखेंगे कि आपकी जरूरत क्या है, क्या जो 5G सपोर्टिंग मोबाइल है उसमें हमें कितना जीबी का रैम, कितना जीबी इंटरनल मेमोरी हमें चाहिए जो है। फिर और उसकी क्या क्या फीचर्स है, कैमरा क्या होना चाहिए, वॉइस क्या होनी चाहिए, उसकी बैटरी कैपेसिटी क्या होनी चाहिए। ये जितना भी चीजें आप जांच रहे हैं, परख रहे हैं, ये सब आपका रिसर्च है, ये सब आपके रिसर्च का हिस्सा है। फिर उसके बाद आप क्या करते हैं, कंपैरेटिव एनालिसिस, आप अपना बजट देखते हैं, हमें कितने रुपए का खरीदना है। फिर आप ये देखते हैं कि आखिर हमें जो है क्या करना है, उसका अपना दूसरे कंपनियों के मोबाइल से कंपैरिजन करते हैं। देन यू अल्टीमेटली बिफोर परचेजिंग दैट मोबाइल, देन यू come with the decision, just going with these process, comparative analysis, पॉकेट अलाउ कितना कर रहा है, उसका कैमरा क्या होगा, ये सब चीजें सम कॉन्शियस लेवल पे चलती हैं। एंड फॉर दैट थिंग इवन यू कंसल्ट टू सो मेनी पीपल, हो सकता है अपने कई दोस्तों को फोन करें, आपने इस कंपनी का लिया हुआ था, वो काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये सब आपका क्या है, आर्ट ऑफ रिसर्च है। ये चीज समझने की कोशिश करना कि रिसर्च जो है हमेशा सब कॉन्शियस लेवल पर है, हम उसमें इन्वॉल्व रहते हैं, आर्टिकल चाहे कोई भी चीज होती है। तो दिस इज अ पॉइंट। अब उन्होंने बताया कि रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या होता है। अब तो रिसर्च का डिफिनीशन उस समय से बता जा रहा, आपको पूरा समझ में आ गया होगा कि रिसर्च का डिफिनीशन क्या है, उसमें क्या क्या चीजें होती है, रिसर्च का ऑब्जेक्टिव क्या है। सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो रिसर्च की मीनिंग ऑफ, हम इसमें क्या समझेंगे, objective में distinguish between different kind of researchers, understand the importance, need and significance of the research, understand research design and the process of research, formulate a research problem and state in a hypothesis। आगे उन्होंने कहा कि मीनिंग ऑफ अ रिसर्च, रिसर्च इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज। जब आप ज्ञान, कोई नए ज्ञान का पता लगाते हैं, कोई नई ज्ञान की खोज करते हैं, तो वह क्या होता है, रिसर्च होता है। मैंने पहले प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि रिसर्च डज नॉट मीन इन्वेंटिंग एनीथिंग, बट रिसर्च मीन्स डिस्कवरिंग एनीथिंग।
रिसर्च हमेशा उसी चीज का होता है जो पहले से मौजूद है, और उस मौजूद हुई चीज को आप क्या करते हैं, आप उसकी खोज करते हैं या उसको वो करते हैं। तो रिसर्च इज अ प्रोसेस टू डिस्कवर न्यू नॉलेज, टू फाइंड आंसर्स टू अ क्वेश्चन, या टू फाइंड आंसर्स टू अ क्वेश्चन। वेन एवर यू डू अ रिसर्च, देर इज अ क्वेश्चन एंड यू ट्राई टू फाइंड आउट द आंसर ऑफ दैट क्वेश्चन। द वर्ड रिसर्च हैज टू पार्ट्स। जो वर्ड रिसर्च है ये दो शब्दों से मिलकर के बना हुआ है, री अगेन सर्च फाइंड। मतलब पहले से कोई चीज मौजूद है, उस चीज को दोबारा खोजने की कोशिश करना रिसर्च है। विच डिनोट दैट वी आर टेकिंग अप एन एक्टिविटी टू लुक इनटू एन एस्पेक्ट वंस अगेन, or we want to look for some new information about something. Example, Gracia, front office executive has to learn about the facilities, timings, key features of products and services available at the hotel. If one wants to become a wonderful sales professional and professional other than being a host, ऑल प्रोग्रेस इज बॉर्न ऑफ इंक्वायरी। कह रहे हैं कि उन्होंने एक चीज आप मुझे बताइए, एक बहुत सिंपल सी बात है, आखिर प्राइवेट कंपनियां ही नहीं, हर जगह पर अगर अभी आपका नेट निकल जाए, अगर आप कहीं पर अप्लाई करेंगे, आयोग में अभी ऐसा नहीं हुआ, हो सकता आयोग में भी आने लगे, वहां पर एक सबसे पहला चीज रहता है कि आपका वर्क एक्सपीरियंस क्या है। वाई द वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट इज प्रिफर्ड फॉर एनी जॉब। वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट को क्यों प्रीफर किया जाता है किसी जॉब के लिए, दूसरे कैंडिडेट को क्यों नहीं प्रीफर किया जाता है? वर्क एक्सपीरियंस कैंडिडेट को इसलिए प्रीफर किया जाता है बिकॉज कि उनको जो है इस चीज का पता होता है कि दे हैव गॉन विद द प्रोसेस ऑफ द रिसर्च। वो वो नए नहीं है, दे आर नॉट द फ्रेशर। इसीलिए हमेशा पहले फ्रेशर को ट्रेनिंग दी जाती है। जब आप भलवी से आप आईएएस की पोस्ट क्रैक कर लेते हैं, लेकिन सीधे ही आपको डीएम नहीं बना दिया जाता, पहले आपकी ट्रेनिंग होती है, ट्रेनिंग के बाद जो है तमाम और जगहों पे आपको छोटे पोस्ट दिए जाते हैं, फिर जो है आपके वर्क एक्सपीरियंस को देखते हुए आपको डीएम बनाया जाता है। वर्क एक्सपीरियंस इज वेरी इंपॉर्टेंट इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ, इन एवरी फील्ड ऑफ लाइफ। चाहे अगर आप असिस्टेंट प्रोफेसर के लिए अप्लाई करेंगे, चाहे जहां पे अगर आप इंटरव्यू देने जाते हैं, तो सबसे पहला उनका क्वेश्चन होता है कि व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम, व्हाट आर यू डूइंग दिस टाइम। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट पॉइंट आई जस्ट वांट टू टेल यू कि एग्जीक्यूटिव हैज टू लर्न अबाउट द फैसिलिटी। उन्होंने कहा, और फिर उन्होंने कहा कि हम जितना भी करते हैं, ऑल प्रोग्रेस जो भी होता है उसमें इंक्वायरी है। इंक्वायरी का मतलब होता है टू आस्क समथिंग। इफ यू आस्क समथिंग, इफ यू आर इंक्वायरिंग, इट मीन्स इंक्वायरिंग मीन्स इन्वेस्टिगेशन। इंक्वायरी का मतलब है इन्वेस्टिगेशन। फिर उसके बाद कहते हैं कि इंक्वायरी क्या होगा, डाउट इज ऑफन बेटर देन ओवर कॉन्फिडेंस फॉर इट लीड्स टू इंक्वायरी एंड इंक्वायरी लीड्स टू इन्वेंशन। ये बहुत ही अच्छा इज अ फेमस हडसन मैगजीन। एक कोटेशन हमें रट लेना चाहिए। हडसन मैगजीन का कोटेशन है। उन्होंने कहा कि कभी कभार लोग क्या करते हैं कि बहुत सारी बातें ओवर कॉन्फिडेंस में कह जाते हैं, लेकिन ओवर कॉन्फिडेंस से ज्यादा बेहतर है कि आदमी डाउट में रहे। अगर जब आदमी डाउट में रहेगा तो अपने डाउट को दूर करने के लिए वो इन्वेस्टिगेट करेगा, वो पूछेगा। अगर कहीं पे कोई केस आ जाए मर्डर का या किसी भी चीज का, तो पुलिस विभाग का रिसर्च अपना एक उसका उसका रिसर्च का एक तरीका होता है, जिसमें साइबर सेल भी काम करेगा, जिसमें जो है तमाम चीजों के वेरिफिकेशन का वो सब चीजें भी काम करती हैं। सो व्हाट आई वांट टू टेल यू कि उन्होंने ये कहा कि ओवर कॉन्फिडेंस रिसर्च में कभी नहीं दिखाना है। अगर आपको डाउट है तो डाउट को दूर करने के लिए आप क्या करेंगे, डाउट को दूर करने के लिए यू विल इंक्वायर, you will go somewhere, you will consult someone to remove away your doubt, to remove your doubt. But overconfidence is a dangerous thing. और ज्यादातर जगहों पे ओवर कॉन्फिडेंस वाला आदमी मार मार खाता है। मार खाने का मतलब कि कंपटीशन में वो पीछे हो जाता है। जो ये कहता है मेरी तैयारी हो गई, मुझे तो आ रहा है, मुझे नहीं करना है, वही ज्यादा था। और जिसको डाउट होगा वो अपने डाउट को दूर करने के लिए प्रयास करता रहेगा। तो इसलिए इट्स अ कंटिन्यूअस प्रोसेस। और उन्होंने कहा कि डाउट आपको इंक्वायरी की ओर लीड करेगा और इंक्वायरी आपको इन्वेंशन की ओर लीड करेगी।
जब आप कहीं कोई चीज पूछेंगे, खोजने की कोशिश करेंगे, समझने की कोशिश करेंगे, तभी नई चीज आएगी, तभी नई चीज आएगी। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट बात उन्होंने बताई रिसर्च में। आगे एक क्रिटिक है क्लिफर्ड वुडी। Clifford Woody states that research comprises defining and redefining problems. वो ये कहते हैं कि रिसर्च में चीजों को डिफाइन किया जाता है और फिर रीडिफाइन किया जाता है। डिफाइनिंग एंड रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस, हम उसमें अपने जो है हाइपोथेसिस को जो है क्या करते हैं, उसको फॉर्मुलेट करते हैं। तुरंत पहले दिन ही रिसर्च नहीं हो जाता। अगर किसी टॉपिक पर आपको एक रिसर्च करना है तो उसके बारे में एक सोच डेवलप होती है। वह सोच सही भी हो सकती है, गलत भी हो सकती है, जिसको आप क्या कहते हैं हिंदी में, अवधारणा, कि हमने इस चीज के बारे में ऐसे ही सोचा है, एक एक विचार के रूप में है वो। तो वो जो आपका विचार है, जो आपका अवधारणा है, जो साइंटिफिक नहीं है, जो आप कह सकते हैं कि परिकल्पना पर आधारित है, परिकल्पना पर आधारित है, दैट इज हाइपोथेसिस। फॉर एग्जाम्पल, मैंने कई बार बताया कि अगर आपको ट्रांसजेंडर पे रिसर्च करना है तो आप सबसे पहले ट्रांसजेंडर के बारे में जब भी करेंगे तो आप तमाम जगहों पे उनके बारे में सुने हैं, कुछ देखे हैं, तो जो आपको एक्सपीरियंस है वही एक्सपीरियंस ही आपकी अवधारणा वहां पे बनाएगा। अगर आपको किसी ट्रांसजेंडर ने एब्यूज किया है तो आप कहेंगे वो सब गंदे होते हैं, बेकार होते हैं, तमाम चीजें। अब अगर दो चार नाम आपने सुन लिया है तो आप कहेंगे नहीं, अब तो पढ़ लिख लिए हैं। तो एक आपको आइडिया या एजम्पशन डेवलप करना पड़ता है। तो क्लिफर्ड वुडी क्या कहते हैं कि रिसर्च जो है यह रीडिंग प्रॉब्लम, रीडिफाइनिंग प्रॉब्लम्स है, फॉर्मुलेशन ऑफ हाइपोथेसिस है, कलेक्शन इसमें होता है कि हम डेटा कलेक्ट करते हैं, चीजों को सिस्टमेटिक ढंग से ऑर्गेनाइज करते हैं, फिर उसका इवेल्युएशन होता है डेटा का, और लास्ट में हम कंक्लूजन पर पहुंचते हैं। वही कंक्लूजन ही हमारा क्या है, वही हमारा रिजल्ट है, वही हमारा क्या है, रिसर्च है। तो वी रीड नियर कंक्लूजन, हम कहाँ पे पहुंचे, वी रीड नियर कंक्लूजन। So this is what this is. Here it is emphasized that all research has to be systematic and logical to arrive at expected outcome. रिसर्च के लिए जरूरी है, या रिसर्च में अगर आप कोई रिजल्ट चाहते हैं तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट that it must be systematic, it must be coherent, it must be logical, and it must be what, it must be scientific, लॉजिकल, कोहेरेंट, सिस्टमेटिक, तभी जाके। अगले एक क्रिटिक है डी स्लिंगर एंड एम स्टीफन इन द इंसाइक्लोपीडिया ऑफ सोशल साइंस। रिसर्च डिफाइन रिसर्च एज द मैनिपुलेट्स ऑफ थिंग्स, कॉन्सेप्ट और सिंबल्स फॉर द पर्पस of generalizing to extend current or verify knowledge, whether that knowledge adds in construction of theory or in the practice of an art. The authors have a different view of research as they suggest that it can be taken up by modifying, challenging, and changing available knowledge either to prove a process being appropriate or to develop it in entirely. सो रिसर्च में बेसिक बेसिक बातें बता दूं कि रिसर्च में चीजों को हम क्या करते हैं, वी मैनिपुलेट समथिंग, जो पहले की चीजें होती हैं उसको हम मैनिपुलेट करते हैं, कुछ नए कॉन्सेप्ट डेवलप करते हैं, कुछ चीजें सिंबल के रूप में होती हैं उसको डिकोड करते हैं, और कुछ थियरीज भी अप्लाई करते हैं। तमाम चीजों को वेरीफाई करते हुए तब हम क्या होता है, तब हम एक रिसर्च के पार्ट को डेवलप कर पाते हैं। एक उन्होंने एग्जाम्पल दिया हुआ है कि a स्टैंडर्ड रेसिपी टू प्रिपेयर अ पार्टिकुलर डिश मे बी मॉडिफाइड बाय एन इंटरप्राइजिंग शेफ टू इंट्रोड्यूस द डिश। ये एक आप, ये तो आप ऑलरेडी जानते हैं, हर जगह पाते हैं। आप ये बताइए कि ठीक है, आप ये कह सकते हैं कि आप ही अकेले रिसर्चर हैं। नो, आप ही अकेले रिसर्चर नहीं है। किचन में कोई भी, चाहे वो अम्मा खाना बनाए, चाहे कोई दूसरा भी खाना बनाए, कोई भी, जो कुछ भी कोई आदमी खाना बना रहा है वो भी अपने में एक रिसर्चर है। क्यों रिसर्चर है? अगर आपको कोई एक नया डिश बनाना है, जब भी आप नया डिश बनाएंगे तो वो जो नया डिश बन रहा है उस नए पार्टिकुलर डिश को आप क्या करेंगे, उसके लिए कुछ अलग से आप कुछ करेंगे। अगर आप ये कह दें कि नहीं, मैंने तो चावल लिया, मैंने उसमें पानी डाल लिया और मैंने एक नया बना दिया, ये नया डिश नहीं हो गया। चावल और पानी आपने बनाया, चावल बन गया। लेकिन अगर चावल को आप दूध के साथ, चीनी के साथ, उसमें मेवा मिला करके कुछ बना दे रहे हैं तो क्या चीज कहलाएगी, खीर कहलाएगी। है चावल ही, लेकिन यू ऐड सम न्यू थिंग्स
और एक नई आइटम आपने बनाया, तो दैट इज रिसर्च। रिसर्च मीन्स टू ऐड सम न्यू नॉलेज, आपको कुछ नया नॉलेज क्रिएट करना है। अगर आप नया नॉलेज नहीं क्रिएट करते हैं तो वह रिसर्च नहीं है। और जब भी आप नया नॉलेज क्रिएट करेंगे तो आप तमाम मेथड से गुजरेंगे, तमाम आपके अंदर आएगा। वही उन्होंने कहा, तमाम मास्टर शेफ होते हैं, वो मास्टर शेफ तमाम नई नई चीजें बनाते हैं, नए नए प्रयोग करते रहते हैं, नई नई चीजें, वो सब चीजें। सो दैट इज अ वेरी इंपॉर्टेंट थिंग व्हाट यू वांट टू। अगला पॉइंट है कि इज अंडरटेकन बाय, हाँ, इफ यू वांट टू टर्म द प्रोसेस एज रिसर्च एक्टिविटी, दिस as certain adherence to the criteria that research is undertaken by making a framework within philosophy। सबसे पहले आपको उन्होंने क्या कहा, आपको अपने अंदर जो है डेवलप करना पड़ेगा रिसर्च के आर्ट को। यू आर अ रिसर्चर, यू हैव टू बिल्ड अप द आर्ट ऑफ अ रिसर्च। और बिल्डिंग अप द आर्ट ऑफ रिसर्च व्हाट यू हैव टू डू, अगर आपको रिसर्च का आर्ट डेवलप करना है तो आपके अंदर क्या क्या चीजें आना चाहिए। सबसे पहले ये अप्रोच आपके अंदर कि आपका रिसर्च जो है क्वालिटेटिव हो सकता है, आपका रिसर्च क्वांटिटेटिव हो सकता है, आपका रिसर्च एकेडमिक डिसिप्लिन का हो सकता है, इन विच यू हैव टू बी ट्रेन्ड। आप ये सोचिए कि आपका रिसर्च का क्राइटेरिया क्या है, क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एकेडमिक डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है, और अगर ये सब है तो उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेंड करना पड़ेगा। A soldier also do research in the battlefield, before battlefield, after battlefield. But his art of research is entirely different to the person who is doing research in a laboratory. In a laboratory, अगर रिसर्च, अगर सोल्जर जो है क्या कर रहा है, अपना जो है ट्रेंच बना रहा है, खाई बना रहा है, बंकर बना रहा है, खंदक बना रहा है, वो उसका भी अपना ज्ञान है, प्रीवियस नॉलेज और भी चीजें, तमाम तरह के नए, पहले हथियार दूसरे थे, अब अटैक के हथियार दूसरे हैं। आज के समय में डिफेंड करने के लिए दूसरी टेक्नोलॉजी, दूसरे चीजों की जरूरत पड़ेगी, तो वो भी रिसर्च करता है। तो वो भी जानता है हमारा रिसर्च क्वालिटेटिव है, क्वांटिटेटिव है, एकेडमिक है, और उसी हिसाब से अपने आप को ट्रेंड करता है। फिर आगे कह रहे हैं कि क्वालिटेटिव, क्वांटिटेटिव एंड द एकेडमिक डिसिप्लिन इन विच यू हैव टू बी ट्रेंड। Assessing and finalizing the term size of a pre-opening hotel is a quantitative, but developing the prerequisite job specification and job description to hire trained professionals may be termed as qualitative। बहुत सही उन्होंने बात बताया। अगर आपको एक होटल खोलना है तो आपको किसकी जरूरत पड़ेगी, आपको जरूरत है, किसकी जरूरत है, यू नीड व्हाट, यू नीड क्वांटिटेटिव आर्ट ऑफ रिसर्च। आप होटल खोलेंगे, होटल खोलने के लिए आपको इंफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है। इंफ्रास्ट्रक्चर में क्या है, जमीन की जरूरत पड़ेगी, पैसे की जरूरत पड़ेगी, पूरा होटल बनवाना पड़ेगा, उसमें फर्नीचर है, सीमेंट है, बालू है, सरिया है, वॉट एवर, विंडो है, आयरन है, सबकी जरूरत पड़ेगी। तो कितनी मात्रा में जरूरत पड़ेगी, क्वांटिटेटिव का मतलब यही हो गया कि कौन सी चीज कितनी मात्रा में लगेगी। तो जहां पे वर्क जो है क्या होता है, मतलब क्वालिटी अप्रोच को लेकर के डेवलप किया जाता है। उसके लिए उन्होंने बताया कि क्वांटिटी, अगर जब कोई चीज क्वांटिटी पर आधारित है तो उसके लिए जो आपको क्या होगा, जो पहला स्टेप होगा, उसके लिए क्वांटिटी की जरूरत पड़ेगी। लेकिन जब आपका होटल तैयार हो गया, अब आपको जरूरत क्या है कि कस्टमर आपके यहाँ उस होटल के लिए बेहतर क्लाइंट मिले। बेहतर क्लाइंट कब मिलेंगे, जब आपके यहाँ क्वालिटी प्रोडक्ट हो, आपका अपना वेटर क्वालिटी हो, मास्टर शेफ क्वालिटी वाला हो, आपके अपने जो है डीलिंग वाले क्वालिटी वाले हो, तभी तो जाकर के अब पता चली कि कस्टमर या क्लाइंट आता है वो सर्व ही नहीं कर पा रहे हैं सही टाइम पर, तो क्या, तो दूसरे एस्पेक्ट पर आपको क्वालिटी की जरूरत पड़ेगी। तो क्वांटिटेटिव, क्वालिटेटिव, बिल्डिंग बनाने के लिए आपको क्वांटिटेटिव, लेकिन उस बिल्डिंग को चलाने के लिए, क्लाइंट को अपने पास लाने के लिए, यू नीड क्वालिटेटिव स्टाफ, जिसके अंदर क्वालिटी हो, उसका अपना सर्टेन पैमाना होता है, हाउ यू हैव टू जज। सो दैट इज द क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि बट डेवलपिंग द प्री रिक्वेजिट, हाँ ये सब चीजें, आल्सो सिंपली स्पेसिफाइंग नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट्स एंड टाइम कॉन्स्टेंट्स इन इट,
इसमें ठीक है, उसमें आपको तमाम चीजें ट्रेंड प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी, टाइम देखना पड़ेगा और तमाम चीजों को लेकर के। अक्रॉस कंट्री रेस इज across country race is quantitative but defining winning criteria like fairness, completion of race, assisting a fellow participant in trouble, following the rules and regulation, not taking assistance on the way are qualitative aspect। एक उन्होंने बहुत अच्छा उदाहरण दिया समझने के लिए कि क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वांटिटेटिव रिसर्च क्या है। क्वालिटेटिव रिसर्च जो कहते हैं कि अगर जो है 10 आदमी को, 10 जो है रनर हो, उनको एक साथ दौड़ा दिया जाए, अगर 10 रनर को आप एक साथ जो है दौड़ा देते हैं, तो यह आपका किसका एग्जाम्पल होगा, क्वांटिटेटिव रेस हो गया कि 10 लोग दौड़ रहे हैं। लेकिन उन जो 10 लोग दौड़ रहे हैं, अगर आप उनमें ये सिखाते हैं कि आप इनकी लाइन में नहीं आएंगे, ये आपकी लाइन को नहीं क्रॉस करेंगे, या अगर आप उनके अंदर कुछ नियम बताते हैं, नियम का मतलब कि जो रेस से जुड़ा हुआ जो नियम, अगर आप वो उनको समझाते हैं, तो वह नियम क्या होगा, वह नियम आपका जो है आपका क्वालिटेटिव होगा। तो उन्होंने कहा कि देर आर 10 कैंडिडेट्स, दे आर पार्टिसिपेटिंग इन रेस, दोज नंबर या दोज फिगर्स आर व्हाट, दोज फिगर्स या दोज नंबर्स ऑफ क्वांटिटी, वो क्वांटिटी को दर्शा रहा है। बट द आर्ट ऑफ रूल नॉर्म्स ऑफ दैट रेस इज क्वांटिटेटिव। इसीलिए उन्होंने कहा कि उनको ये बताना कि गेम फेयर होना चाहिए, या जो कंपटीशन में आप पार्टिसिपेट कर रहे हैं उसमें किसी तरह का रेस फीलिंग नहीं होना चाहिए, मतलब कंप्लीट सही से सारा चीज होना चाहिए, रास्ते में मदद ना ली जाए, चीटिंग ना की जाए, ये सब चीजें। नेक्स्ट है कि मेक्स यूज ऑफ प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स दैट हैव बीन टेस्टेड फॉर देयर वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी। एक नया पॉइंट उन्होंने बताया, और क्या उन्होंने बताया, उन्होंने ये बताया कि आपको क्या करना है, आपको मेथड से डेवलप करने हैं, टेक्निक से डेवलप करनी है, जो काम आप करने जा रहे हैं वो कितना रिलायबल है। क्या क्या चीज आपको डेवलप करना है, मेक्स यूज ऑफ प्रोसीजर्स, मेथड्स एंड टेक्निक्स। प्रोसीजर, मेथड्स, टेक्निक फॉर व्हाट, आप टेस्ट कर सकें कि आपका रिसर्च कितना कितना वो रिलायबल है, ये चीज जानना। जितना उसकी वैल्यू, मार्केट वैल्यू होगी, जितना वो रिलायबल होगा, उतना आपसे इंडस्ट्री संपर्क करेगी। मैंने पहले कहा था कि योर रिसर्च इज नॉट a work that which you have to put in your inside almirah। आपका रिसर्च वो नहीं है कि आपको उसको अलमीरा के अंदर रखना है। इट्स अ पब्लिक असेट, इट्स अ पब्लिक प्रॉपर्टी, यू हैव डन योर रिसर्च, यू हैव टू गो इन द मार्केट, यू हैव टू टेल द पीपल आई हैव डन दिस। तो उन्होंने इसको बताया उसकी वैलिडिटी, उसका वैलिडिटी और रिलायबिलिटी कैसे होगा। वैलिडिटी उनका वैलिडिटी मीन्स दैट करेक्ट प्रोसीजर्स हैव बीन अप्लाइड टू फाइंड आंसर्स टू अ क्वेश्चन। एक रिसर्च क्वेश्चन होता है, उस रिसर्च क्वेश्चन को समझने के लिए क्या सही से चीजों को अप्लाई किया गया, करेक्ट प्रोसीजर अप्लाई किया गया। It is a large plot of land has to be, if a large plot of land has to be measured, the result should be same whether we use a meter scale or a measuring tape when we put the value obtained in the formula being used to calculate the area। बहुत अच्छे से उन्होंने समझाया। अगर किसी के पास कोई प्लॉट है, एक बिस्ता है, एक इफ यू हैव अ लैंड, वन वन बिस्ता लैंड इफ यू हैव, और आप उस वन बिस्ता लैंड को अगर आप क्या कर रहे हैं, उसको अगर आप नाप रहे हैं, चाहे नापिए आप जो है फीता से नापिए, चाहे आप जो है स्केल से नापिए, चाहे आप उसको किसी दूसरे से, लेकिन वो मिला करके उतना ही आना चाहिए। किसी भी इंस्ट्रूमेंट से आप नापिए, लेकिन वो उतना ही, अगर उतना ही सारे चीजों के नापने के बाद उतना ही निकल रहा है, तो इसका मतलब आपके अंदर वैलिडिटी है। वैलिडिटी मतलब आपके अंदर आर्ट है कि टू हाउ टू फाइंड आउट व्हाट द अप्रोच, व्हाट द प्रोसीजर, मेथड वी हैव टू एडॉप्ट। फॉर एग्जांपल के लिए ये ज्यादातर साइंटिफिक में होता है, साइंटिफिक रिसर्च में ये ज्यादातर होता है। अब जैसे अगर CO2 है, कार्बन डाइऑक्साइड है, तो O का कितना मात्रा है, C का क्या मात्रा है, वो किसी भी ढंग से जाएंगे तभी जाकर के उतनी मात्रा लेंगे, तभी वो CO2 बन पाएगा। उसमें C की मात्रा, O2 जो भी उसका अपना है। फिर उस रिसर्च की रिलायबिलिटी क्या है, रिलायबिलिटी रिफर्स टू द क्वालिटी ऑफ अ मेजरमेंट प्रोसीजर दैट प्रोवाइड्स रिपीटेबली
That accuracy, this is understood by the example of preparing the bill of purchase using a software which has inbuilt details of taxes and charges levied, the formula to be used, and a format in which it would be printed. This ensures that all the bills shall have values calculated as per standard set. उसका रिलायबिलिटी क्या हो गया? आप सिंपल वे में ये समझिए कि अगर आप एक फोन लेकर के आते हैं और फोन जब आप लेने जाते लेकर के आते हैं, 10,000 का फोन है, तो 10,000 के फोन में आपको उसमें पहले से फोन खोल आपका खुला नहीं, आपको ऊपर ही लिखा 10,000 का है। बाकायदा लिखा रहेगा कि ये कैमरा इतने एमपी का है, बैटरी इसकी इतनी है, इंटरनल स्टोरेज इतना है। फिर आप क्या करते हैं, वो देखते हैं फोन को खोल करके कि क्या उतना है या नहीं है। अगर उतने पे वो खरा उतर रहा है तब तो वो रिलायबल है। अगर वो उस पे खरा नहीं उतर रहा है जितना दावा किया गया है, तब वो कहा जाता है कि ये बेकार है, ये रिलायबल नहीं है। ऐसे ही कोई मूवी होती है, मूवी को जब आप देखते हैं जो रिव्यू करता है आप उसकी रेटिंग करते हैं, तब आप कहते हैं हाँ ये ऐसा। तो रिलायबिलिटी रिसर्च का बहुत इंपॉर्टेंट हिस्सा है। नेक्स्ट है कि हैज बीन प्लान टू बी अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव। ये बहुत सिंपल सा है। उन्होंने ये बताया कि जब भी आप कोई रिसर्च करिए तो अनबायस्ड होना चाहिए और ऑब्जेक्टिव होना चाहिए। ऐसा नहीं कि आप क्या करिए, रिसर्चर को या क्रिटिक को कभी बायस्ड नहीं होना चाहिए, पूर्वाग्रह से ग्रसित नहीं होना चाहिए कि अरे ये तो सबके, जैसे मैंने अभी क्या बताया कि अगर आप ट्रांसजेंडर के बारे में रिसर्च करने जा रहे हैं, अपने दिमाग में कतई ना पालिए कि ये सब के सब तो क्या होते हैं कि अशिक्षित होते हैं या ये सब के सब जो है अनकल्चर्ड होते हैं। अगर ये आपने पा लिया तो आप रिसर्च कर ही नहीं पाएंगे, वो अनबायस्ड आप हो गए, उनके प्रति आपकी सोच गलत। आपको ये करना है कि उसमें से कुछ शिक्षित हो सकते हैं, उसमें से कुछ अच्छे भी हो सकते हैं, कुछ बुरे भी हो सकते हैं, और ऐसा हर समाज में होता है। जो मेन स्ट्रीम के लोग हैं, जो सो कॉल्ड सिविलाइज्ड पीपल हैं, 21st सेंचुरी के लोग हैं, उसमें भी इस तरह के अच्छे हैं बुरे हैं, इंसान हर जगह है। तो ऐसा नहीं कि जो है वो चीजें, तो आपको रिसर्च करते समय बायस्ड नहीं होना है और अपने ऑब्जेक्टिव को पहले ध्यान में रखना है। अनबायस्ड एंड ऑब्जेक्टिव मीन्स दैट यू हैव टेकन ईच स्टेप्स इन एन अनबायस्ड मैनर एंड वो मैंने आपको समझा दिया बहुत उससे। बायस इज अ डिलिबरेटली अटेम्प्ट टू ईदर कॉन्सेप्ट और हाईलाइट समथिंग। ये चीजें हो गया। अब उसके बाद है कि डिफिनीशन ऑफ रिसर्च का ये मैंने बताया है, अब उसके बाद भी आ रहा है, एक मैं आपको पढ़ दे रहा हूँ, बाकी आपके पास मैटर है पढ़ भी सकते हैं। Research has been interpreted and defined by various scholars as per their fields of study and availability of resources given। यहाँ पे एक वो है अकॉर्डिंग टू थायर 2001, एक थायर है 2001 में, उन्होंने कहा द वर्ड रिसर्च इज कंपोज्ड ऑफ टू सिलेबल। जो ये दो दो सिलेबल से बना हुआ है। दो सिलेबल कौन है? री, आर ई री एक सिलेबल हो गया, सर्च एस ई ए आर सी एच ये आपका दूसरा सिलेबल हो। तो रिसर्च दो सिलेबल से मिल करके बना, री एंड सर्च। री इज प्रीफिक्स, री जो है ये प्रीफिक्स है। किसी भी शब्द के पहले कोई नया शब्द जोड़ा जाता, कोई कुछ नए अक्षर जोड़े जाते हैं, उसको जोड़ करके नया शब्द बनाया जाता है। तो उस नए जोड़े गए अक्षर को अगर उस शब्द के पहले जोड़ा गया उसको प्रीफिक्स कहा जाता है, बाद में जोड़ा जाता है सफिक्स कहा जाता है। तो सर्च में री जोड़ा गया तो ये प्रीफिक्स हो गया। इसका मतलब क्या होता है? अगेन, री का मतलब अगेन, अ न्यू, कोई नया, और ओ आर अगेन सर्च और ओवर अगेंस्ट सर्च इज अ वर्ब मीनिंग टू एग्जामिन क्लोजली। सर्च का मतलब ही होता है कि मीनिंग की क्लोजली, जब सर्चिंग तभी होगा जब आपको क्लोज ऑब्जर्वेशन करेंगे या केयरफुली उसका टेस्ट करेंगे या प्रोब करेंगे, इन्वेस्टिगेशन करेंगे, तभी जाकर के होगा। देखिए कितना ब्यूटीफुली थायर ने इस चीज को समझाया, कितना अच्छे ढंग से उन्होंने बताया। तो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट कि मतलब दैट्स हाईली सिग्निफिकेंट कि उस चीज को उन्होंने बहुत ही ब्यूटीफुली समझाया। री और उसका उसके के बाद उन्होंने क्या कहा? क्लोजली एंड केयरफुली टू टेस्ट एंड ट्राई या प्रोब टुगेदर दे फॉर्म अ नाउन डिस्क्राइबिंग अ केयरफुल। रिसर्च का मतलब केयरफुल, सिस्टमेटिक, पेशेंट। मैंने आपको बताया कि एक रिसर्चर को केयरफुल होना पड़ेगा, सिस्टमेटिक ढंग से स्टडी करना, उसको पेशेंस दिखाना पड़ेगा, पेशेंस स्टडी, इन्वेस्टिगेशन उसको करना पड़ेगा, नॉलेज उसको मिलेगा, अंडरटेकन टू इस्टेब्लिश फैक्ट्स और प्रिंसिपल, और वह ये करता है कि कुछ नया चीज लोगों को देने के लिए। ऐसे ही एज पर मेरियम वेबस्टर ऑनलाइन डिक्शनरी है, उसने भी यही बताया है कि द वर्ड रिसर्च इज डिराइव्ड फ्रॉम द मिडिल फ्रेंच रेसरेचरी, मिडिल फ्रेंच वर्ड
रेसेचरी से आया हुआ है, जिसका मतलब क्या होता है, टू गो अबाउट सीकिंग, नई चीज की खोज करना। द टर्म इटसेल्फ इज बीइंग डिराइव फ्रॉम द ओल्ड फ्रेंच टर्म रेक्रीचर, कंपाउंड वर्ड। इन्होंने बताया शब्द की उत्पत्ति क्या हुई है। यहाँ से मैं बताता हूँ कि रिसर्च इज अ स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी। रिसर्च एक स्ट्रक्चर्ड इंक्वायरी है दैट यूटिलाइजेज एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथोडोलॉजी, जिसमें हम साइंटिफिक मेथोडोलॉजी के एडॉप्ट करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम्स, प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, एंड क्रिएट न्यू नॉलेज, और नए नॉलेज को क्रिएट करने के लिए। ये सब डिफिनीशन है। अब जरूरी नहीं कि हम सारे डिफिनीशन पढ़ें, आप इसको खुद पढ़ सकते हैं। मेन मेन पॉइंट मैंने आपको बता दिए, ये सब तमाम डिफिनीशन, लेकिन आपको उस डिफिनीशन को पढ़ना चाहिए, बिकॉज यू हैव टू डू रिसर्च। इसीलिए आज सबसे पहले यही लिया गया है कि रिसर्च क्या होता है, क्या उसमें होनी चाहिए, फिर हम लोग नेक्स्ट टॉपिक से बताएंगे उसके आर्ट क्या क्या होते हैं। रिसर्च में हैव सर्टेन अदर क्वालिटीज सच एज इट इज प्री अरेंज्ड स्ट्रक्चर। रिसर्च में क्या होता है, कुछ दूसरी भी क्वालिटीज होती है, वो प्री अरेंज होता है, स्ट्रक्चर्ड होता है। फॉर्मल स्टेप बाय स्टेप हम उस पे जाते हैं, स्टेप बाय स्टेप चीजों को या मेथड को। आर सीक्वेंस टू टेक अप रिसर्च एक्टिविटीज डेवलप टू इंश्योर करेक्टनेस ऑफ डेटा एंड वैलिडिटी ऑफ प्रोसेस। Scientific methods consist of systematic observation, classification, and interpretation of data. The degree of formality, rigorousness, verifiability, and general validity of scientific methods establish the results obtained. तो उन्होंने बताया कि रिसर्च में क्या क्या क्वालिटीज होती है। रिसर्च प्री अरेंज होता है, उसकी प्लानिंग पहले से की जाती है, बहुत ही स्ट्रक्चर्ड होता है, स्टेप बाय स्टेप काम करना पड़ता है, साइंटिफिक अप्रोच को डेवलप करना पड़ता है। उसमें करेक्ट डेटा के लिए हम प्रयास करते हैं कि हमें जो भी डेटा दे वो करेक्ट हो, मेथड उसका साइंटिफिक होगा, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन होगा, उसका क्लासिफिकेशन करना पड़ता है, इंटरप्रिटेशन डेटा का करना पड़ता है, फॉर्मेलिटी और वेरीफिएबिलिटी और जो वैलिडिटी, उसका सब कुछ तमाम चीजें करनी पड़ती है। दूसरा चीज क्या है, इट यूटिलाइजेज एक्सेप्टेबल साइंटिफिक मेथड, हम उसमें जो है डेवलप करते हैं टू सॉल्व प्रॉब्लम। रिसर्च में किसी प्रॉब्लम को सॉल्व किया जाता है और साइंटिफिक मेथड को ला करके। द मेथड यूज्ड शुड बी एबल टू गिव रिसेप्टिव रिजल्ट अंडर सिमिलर कंडीशन। नेक्स्ट है, इट शुड क्रिएट न्यू नॉलेज दैट इज जनरली अप्लीकेबल। जो रिसर्च है या एक न्यू नॉलेज के लिए होता है, हम उसमें कुछ नया नॉलेज जोड़ते हैं, वो तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जो उसका आउटकम होगा वो बहुत, अगर हम रिसर्च में कुछ नया नॉलेज नहीं जोड़ते हैं, अगर हम रिसर्च में कोई नया चीज नहीं क्रिएट करते हैं, इफ वी आर नॉट एबल टू फिल द रिसर्च गैप, इट मीन्स दैट आवर रिसर्च इज नॉट अ रिसर्च, इट्स ओनली कट एंड पेस्ट कॉपी। It is creative process to develop better understanding of mankind, social, cultural and economic issues। हाँ, उसको भी हम करते हैं। It should be useful to others who wish to apply। और ये दूसरों के लिए भी यूजफुल होता है जो उस फील्ड में रिसर्च करना चाहते हैं, क्योंकि जो आज आपने रिसर्च किया, कल ये पास्ट हो जाएगा, ये आपका किसका हिस्सा बन जाएगा, रिव्यू ऑफ लिटरेचर का या प्रीवियस नॉलेज का हिस्सा बन जाएगा। उसी को पढ़ते हुए, उसी को समझते हुए कोई नया रिसर्चर आएगा, उसमें कुछ नई चीजों को ऐड करेगा। फिर कह रहे हैं कि हाउ टू इंश्योर अ गुड क्वालिटी रिसर्च। एक अच्छा रिसर्च करने के लिए हमें क्या करना चाहिए, पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। आपका पर्पस क्लियर होना चाहिए। पर्पस क्लियर होने का मतलब कि जो आप रिसर्च करने जा रहे हैं, उसमें आप क्या बताना चाहते हैं, उसमें आप क्या दिखाना चाहते हैं। पर्पस शुड बी क्लियरली डिफाइंड। आगे उन्होंने बताया, कॉमन कॉन्सेप्ट शुड बी यूज्ड दैट कैन बी अंडरस्टूड बाय ऑल। और उसमें कॉमन कॉन्सेप्ट यूज करना चाहिए, कॉम्प्लेक्स नहीं, कॉमन कॉन्सेप्ट उसमें होना चाहिए जो सबके द्वारा समझ में आ जाए। रिसर्च प्रोसीजर शुड बी एक्सप्लेन्ड इन डिटेल। रिसर्च प्रोसीजर को डिटेल में एक्सप्लेन करना चाहिए। रिसर्च डिजाइन शुड बी केयरफुली प्लान्ड। रिसर्च डिजाइन केयरफुली प्लान होना चाहिए। रिसर्चर शुड डिक्लेयर ऑल द पॉसिबल एरर्स एंड देयर पॉसिबिलिटीज इम्पैक्ट ऑन फाइंडिंग। रिसर्चर को डिक्लेयर करना चाहिए जो उसमें संभावना हो कि ये चीजें गलत हो सकती हैं या ये पॉसिबिलिटीज है फाइंडिंग्स की, उसको उन्हें बताना चाहिए। एनालिसिस ऑफ डेटा शुड बी सफिशिएंटली एडिकेट। उससे रिलेटेड जो डेटा है वो एकदम एडिक्वेट होना चाहिए, सफिशिएंट होना चाहिए, वेरीफिएबल होना चाहिए, उसका सिग्निफिकेंस होना चाहिए। द मेथड्स ऑफ एनालिसिस शुड बी अप्रोप्रिएट।
और जो मेथड आप एडॉप्ट कर रहे हैं उसको समझने के लिए वो एप्रोप्रिएट होना चाहिए। द वैलिडिटी एंड रिलायबिलिटी ऑफ द डेटा शुड बी चेक्ड केयरफुली। जो आपका डेटा है उसको बहुत अच्छे ढंग से उसकी वैलिडिटी, उसकी रिलायबिलिटी चेक कर लिया जाना चाहिए। ये सब चीजें हमारे अंदर डेवलप होनी चाहिए। द रिसर्चर शुड गो कमांड ओवर रिसर्च, और रिसर्चर को अपने रिसर्च पर काफी कमांड होना चाहिए। रिसर्च मेथोडोलॉजी शुड बी इंटेलिजेंट, वो इंटेलिजेंट हो, एक्सपीरियंस्ड हो। वही जो मैंने बताया कि बॉस तो बॉस होता है, रिसर्चर इज रिसर्चर, उसके असिस्टेंट दूसरे हो। एथिक्स इन रिसर्च रिफर टू, और एथिक्स बहुत मायने रखता है रिसर्च कोड के लिए, जो है कि हमारा एथिक क्या है, हमारा बिहेवियर क्या है जब हम रिसर्च कर रहे हैं। उसका एक एथिकल कोड होता है। प्लाजियरिज्म से हमें बचना है, दूसरे के मैटर को अपना नहीं बता देना है, कट पेस्ट वाला नहीं करना है, चोरी नहीं करना उसमें। यही एथिकल कोड का बात उन्होंने किया। तो 10 पॉइंट उन्होंने बताया है कि एक अच्छे रिसर्चर के अंदर क्या क्या डेवलप होना चाहिए। तो आज की क्लास में हमने आपको ये बताया कि हाउ टू इंश्योर अ गुड रिसर्च, रिसर्च का जो क्राइटेरिया है, क्वालिटेटिव रिसर्च, क्वालिटी क्या होना चाहिए रिसर्च में है, सर्टेन अदर क्वालिटीज क्या होना चाहिए। फिर मैंने आपको बताया कि रिसर्च का डिफिनीशन क्या है रिसर्च का। फिर मैंने आपको बताया कि प्लानिंग उसका क्या क्या और चीजें हैं, क्या प्लानिंग होना चाहिए, कैसे मीनिंग ऑफ रिसर्च क्या है, क्या फ्रेमवर्क तैयार किया जाना चाहिए, ये सब चीजें। फिर आपको ये इंट्रोडक्शन वगैरह वो सब चीजें। तो आई होप कि बुशरा, क्रिश, जगमोहन, सुमन, यू ऑल हैव एंजॉयड। कोई किसी इशू तो नहीं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? मैं किसी के साथ कोई इशू, कोई प्रॉब्लम तो नहीं? You can give your feedback. Jagmohan, Suman, and Krish, Al Shifa, you all have joined. I think you got it. You got it, and you are in position to understand what I want to say, what I want to tell you. You are in position to go with these things. So I got Suman is yes sir, very helpful. Krish is also saying very helpful and understood each and every point. Bushra, fruitful class. Suman, very informative. Krish, yes, sir. Yeah, thank you, sir. I can find something. Yeah. So I think कि आज हम लोगों ने बेसिक रूप से किया कि what is research and what the method we have to develop for. So we will meet in the next class की रिसर्च का एलिमेंट क्या क्या होता है और हमें क्या करना। थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन।